कक्षा 12वीं के हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी अवकाश वाली सभ्यता दिनकर द्वारा रचित कविता का अध्ययन कर रहे हैं। आज बारी है प्रश्नोत्तर की, तो आइए प्रश्नोत्तर पर विवेचना किया जाए। तो अवकाश वाली सभ्यता कविता के कवि का नाम? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। अवकाश वाली सभ्यता कविता किस भाषा में रचित है? उत्तर होगा खड़ी बोली। यदि इसी प्रश्न को यह पूछा जाए कि दिनकर जी की भाषा क्या है, तो उत्तर होगा खड़ी बोली। अवकाश वाली सभ्यता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? भग्न बीड़ा। कवि के भग्न बीड़ा नामक काव्य संग्रह से ये कविता उद्धृत है। दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उत्तर होगा संस्कृत के 4 अध्याय। ये 1960 में इनको यह पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। ये 1973 में इनको मिला। दिनकर जी किस काल के कवि हैं? तो उत्तर होगा आधुनिक काल के। और इसको छायावादोत्तर काल भी कह सकते हैं। छायावादोत्तर काल यानी छायावादोत्तर का मतलब छायावाद के उत्तर, यानी छायावाद के बाद के काल। मनुष्य किससे हारेगा? अपने आविष्कार से। कभी रात के अंधेरे में किधर देखता है? दिखता है, लिखा है देखता है। कभी रात के अंधेरे में किधर देखता है? सितारों की ओर। बुझती ज्योति कहां से जलेगी? भारत के दाहिने करतल पर, दाहिने हथेली पर। मनुष्य को कौन मारेगा? उसका लोभ। अवकाश बुरा है, यह कथन किसका है? गांधी जी का। करघा किस काम में आता है? तो सूत कातने में। अवकाश वाली सभ्यता में मनुष्य के पास किसका अभाव होगा? काम का अभाव होगा। सारी सुख सुविधाएं होंगी लेकिन काम का अभाव होगा। दुनिया घूमकर किस निश्चय पर पहुंचेगी? कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। क्यों? क्योंकि विज्ञान को बनाने वाला मनुष्य है, और यदि मनुष्य उसका अविवेकपूर्ण उपयोग करेगा तो विज्ञान जिम्मेदार नहीं है, उसका जिम्मेदार खुद मनुष्य है। इसलिए सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। रश्मिरथी किसकी रचना है? रश्मिरथी दिनकर जी की रचना है। जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है, किस कवि की रचना है? तो दिनकर की। किसकी रोशनी भविष्य तक जाती है? सितारों की। मानवता के आगामी मूल्य पीठ क्या होंगे? उत्तर होगा साबरमती और पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई तथा दक्षिणेश्वर। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर। अब इसी प्रश्न को जो है एक तरह से पूछा जा सकता है कि साबरमती क्यों प्रसिद्ध है? तो साबरमती गांधी जी के लिए प्रसिद्ध है। और पांडिचेरी क्यों प्रसिद्ध है? महर्षि अरविंद घोष के लिए, पढ़ाते समय बताए थे। तिरुवन्नमलई क्यों प्रसिद्ध है? महर्षि रमन के लिए। दक्षिणेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? रामकृष्ण परमहंस के लिए।
संततियों के थकने का क्या अभिप्राय है? संतति माने संतानें, आने वाली पीढ़ी एक दिन भोग विलास से थक जाएंगी, ऊब जाएंगी और फिर पीपल की छाया में आएंगी। तो इसका तात्पर्य है अत्यधिक भौतिक भोग विलास के कारण संततियां थकेंगी, यही अभिप्राय है। मनुष्य और किसी से नहीं अपने आविष्कार से हारेगा। कवि ऐसा क्यों कहता है कि मनुष्य और किसी से नहीं अपने आविष्कारों से हारेगा? क्योंकि मनुष्य अपने आविष्कारों, विज्ञान के आविष्कार कर रहा है, लेकिन उनका उपयोग अविवेकपूर्ण ढंग से करेगा। उसका उपयोग जब मानवता के विरुद्ध विनाश के लिए होगा, तब वह अपने आविष्कारों से खुद हारेगा। जैसे ये जापान के नागासाकी पर जो है, हिरोशिमा पर जब परमाणु बम बरसाए गए थे तो मानवता की बहुत बड़ी क्षति हुई थी। तो आज न जाने और कितनी विध्वंसक जो है सामग्रियां विज्ञान ने तैयार कर ली। तो मनुष्य अपने आविष्कारों से ही हारेगा। और तरह तरह की जो सुख सुविधा के जो यंत्र बन रहे हैं, साधन बन रहे हैं, वह भी परोक्ष रूप से मनुष्य को एक न एक दिन क्षति पहुंचाएंगे। मनुष्य और किसी से नहीं अपने आविष्कारों से हारेगा। कभी ऐसा क्यों कहता है, बता दिए। अर्थ स्पष्ट करिए कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। बात वही है कि सारा भार विज्ञान पर हम इसलिए नहीं डाल सकते हैं कि विज्ञान के आविष्कार करने वाले मनुष्य हैं, इसका संचालन करने वाले मनुष्य ही हैं, इसका उपयोग करने वाले मनुष्य हैं। यदि उनका उपयोग, संचालन, उनका मनुष्य का उद्देश्य यदि बुरा हो जाएगा तो फिर मनुष्य जो है अपने ही आविष्कार से हारेगा और उसका दोष जो है विज्ञान पर डालना बुरा है। क्योंकि मनुष्य को अपने आप में सुधार करना होगा और विवेकपूर्ण जो है इसका जो है प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थ, ये अवकाश वाली सभ्यता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। मूल भाव का मतलब है मुख्य मुख्य बातें आपको लिखना है। तो पढ़ाते समय सविस्तार बताया था, अभी आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि कवि रामधारी सिंह दिनकर विज्ञान के जो है दुष्प्रभाव को देख करके बहुत ही चिंतित हैं। आने वाले समय पर वो दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि दुनिया में भले ही विनाश के जो है भयावह स्वरूप का दर्शन होगा, हर जगह विस्फोटक स्थिति रहेगी, लेकिन भारत दुनिया से अलग रहेगा। क्योंकि भारत आध्यात्मिकता से परिपूर्ण देश है, यहाँ मानवता है, मानवीय मूल्य हैं। तो पूरी दुनिया से ये अलग हट करके रहेगा। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई, दक्षिणेश्वर आदि आज जो तीर्थ स्थल हैं वे मानवता की रक्षा करेंगे। और जब पूरी मानवता युद्ध के विनाश में झुलसेगी या विज्ञान के कुप्रभावों से भोगेगी तो एक न एक दिन उसे फिर लौटना पड़ेगा और फिर अपने पुराने संस्कारों से जुड़ना पड़ेगा। फिर पीपल की छाया में लौटना पड़ेगा जहाँ उसे शांति और सुख मिल सके, यानी अपने जो है पारंपरिक जीवन में जीना पड़ेगा। विज्ञान के युग में अत्यधिक सुखों के कारण मनुष्य जो है वह हारेगा। वो किसी से और नहीं, केवल अपने आविष्कार से हारेगा। गांधी जी भी कहते थे कि अवकाश बहुत बुरा है, क्योंकि अवकाश से आदमी निकम्मा हो जाएगा, क्योंकि खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है। और इसलिए गांधी जी भी कहते थे कि मनुष्य को काम में लगे रहना चाहिए।
और अधिक से अधिक करघे पर उसे लगाए रखने का मतलब है, करघा यह सूचक है कि मनुष्य को हमेशा काम पर लगा रहना चाहिए। और इस कवि कहता है कि इससे आने वाले दिनों में और अधिक जो है काम का अभाव होगा, क्योंकि विज्ञान का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा और उस समय मनुष्य खाएगा पिएगा मस्त रहेगा। विज्ञान के वरदान के कारण हर चीज़ें उसके पास उपलब्ध रहेंगी, लेकिन वो सुखों से त्रस्त हो जाएगा, उसके पास काम का अभाव रहेगा। तो एक दिन सारी दुनिया घूम फिर कर इस नतीजे पर पहुंचेगी कि केवल विज्ञान को दोष डालना बुरा है और हमें फिर से नई बातों को सोचना पड़ेगा और हमें जो है नए सिरे से अपने जीवन को यापन करने के लिए जो है रास्ता चुनना पड़ेगा। और आदमी को चाहिए कि वह कार्य करे, और कार्य करते करते यदि मनुष्य थक जाए तो उसे पुनः आराम करना चाहिए, क्योंकि आराम करने के पश्चात मनुष्य फिर उसे अपने काम पर लगना होगा। धन्यवाद।